बहुत समय पहले की बात है। सिद्धपुरा गांव में शंकर नाम का व्यापारी अपनी पत्नी विमला और अपनी 10 साल की बेटी कोयल के साथ रहता था। वो रोज सुबह बाजार जाता और अपना व्यापार खत्म करके शाम को घर लौट आता। सारे गांव के लोग उसे मेहनती इंसान मानते थे और सच यही था कि शंकर एक बहुत ही मेहनती इंसान था। एक दिन शंकर व्यापार करके रात के समय घर लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में एक घायल परी दिखाई देती है जो मदद के लिए पुकार रही थी। परी की आवाज सुनकर शंकर उसके पास आता है और कहता है, अरे आपको तो बहुत चोट लगी है, लेकिन आपको इतनी चोट लगी कैसे? मैं हर रोज रात को परिलोक से पृथ्वी लोक सैर करने आती हूँ, लेकिन आज मेरा सामना एक मक्कार चमगादड़ से हो गया। वो मुझे मारकर मेरी शक्तियाँ लेना चाहता था। मैं किसी तरह उससे अपनी जान बचाकर भाग गई, लेकिन उससे लड़ते लड़ते उसने मुझे बहुत घायल कर दिया। प्लीज मेरी मदद करो। आप चिंता मत कीजिए, अब आप ठीक हो जाएंगी। मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। नहीं, मैं ऐसी हालत में डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। लोग मुझे पहचान जाएंगे और हो सकता है कि वो मुझे वापस परीलोक जाने ही ना दे। हाँ, बात तो आप ठीक कह रही हैं, पर कोई बात नहीं, आप यहीं पर रुकिए। मैं अभी डॉक्टर से आपके लिए दवाइयाँ लेकर आता हूँ। शंकर जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है और मलहम और दर्द की दवाई लेकर वापस आता है और परी के जख्मों पर लगाता है। शंकर की हेल्प करने से परी बहुत खुश होती है और वो उससे कहती है, वाकई में तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और मुझे देखता तो शायद वो मेरा दुरुपयोग करता और मेरा फायदा उठाने की कोशिश करता, लेकिन तुमने बिना लालच के मेरी मदद की, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी गरीबी दूर करने के लिए तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। तुम्हारे घर के पास जो एक कुआं है वो कोई आम कुआं नहीं है, वो परीलोक का जादुई कुआं है। उस कुएं के अंदर सोने की खदान है। तुम उस कुएं के अंदर से सोना निकालकर अपनी गरीबी दूर कर सकते हो, लेकिन हाँ, ये बात तुम किसी को बताना मत। जी हाँ परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, जो आपने मुझे ये राज बताया। अच्छा, तो अब मैं परीलोक चलती हूँ। मेरा यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं है। इसके बाद परी अपने परीलोक चली जाती है। शंकर परी के बताए अनुसार कुएं के अंदर जाता है तो देखता है कि वाकई में कुएं के अंदर तो खजाने का खदान है। शंकर बहुत खुश होता है और अपनी जरूरत के अनुसार उसमें से कुछ सोना लेकर बाहर आ जाता है और घर जाकर अपने बीवी बच्चों के साथ खाना पीना खाकर सो जाता है। अब अगले दिन शंकर बाजार में व्यापार करने के लिए निकल जाता है और बाजार में एक जौहरी के पास जाता है और कहता है, क्यों भाई, कैसा चल रहा है धंधा? तुम कहो तो एक अच्छा सौदा दूं क्या? अरे भाई, तुम्हारे पास क्या सौदा हो सकता है भला? शंकर अपने थैले से सोने के कुछ सिक्के बाहर निकालता है और उस आदमी को थमा देता है। ये देखकर वो आदमी चौंक जाता है और कहता है, अरे क्यों भाई, तुम्हारे घर के कुएं से सोना निकल रहा है क्या? ये तुम कहाँ से लाए हो? अरे अब तुम इधर उधर की फिजूल की बातें मत करो और मुझे इसका कितने पैसे दोगे वो बताओ। इसके बाद वो सेठ उसके बदले शंकर को अच्छे खासे पैसे दे देता है, लेकिन वो सेठ अभी भी सोच में था। अरे कल तक तो ये शंकर बहुत गरीब था, भला एक गरीब व्यापारी के पास इतने कीमती सोने के सिक्के कैसे हो सकते हैं? खैर मुझे क्या। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन शंकर की पत्नी विमला कहती है, सुनिए जी, कल हमारी बेटी का जन्मदिन है। मैं सोच रही थी कि उसके लिए कुछ अच्छा और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाओ। वो बहुत खुश हो जाएगी। अगर आप मुझे थोड़े कुछ पैसे दे देते तो मैं खाने का कुछ सामान खरीद कर लाती। अरे विमला, कल हमारी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम पूरे गांव को बुलाकर उनको दावत दें। आखिर हमारी बिटिया रानी का जन्मदिन है, धूमधाम से मनाएंगे। ये लो पैसे। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे आपके पास कैसे आए?
कहीं आपने चोरी तो नहीं की? अरे ना ना विमला, तुम कुछ भी सोचती हो। वो क्या है ना, कुछ दिनों से मेरे धंधे में बहुत मुनाफा हो रहा है। लोग आजकल अच्छे पैसे दे रहे हैं। अब यूँ समझो कि हमारी गरीबी के दिन गए। विमला अपने पति की बात मान लेती है और कल अपनी बिटिया रानी के जन्मदिन की सारी तैयारी कर लेती है। अगले दिन सभी गांव वाले शंकर के घर दावत खाने आते हैं। शंकर के घर की दावत देखकर गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं। अरे ये शंकर इतना अमीर कैसे हो गया जो पूरे गांव वालों को दावत दे रहा है? पहले तो खुद ये लोग अपना पेट भर सके वही गनीमत थी। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। ऊपर वाला जाने ऐसा कौन सा खजाना हाथ लगा है इसके। खैर हमें क्या, हमें तो दावत से मतलब है। खाओ खाओ खूब खाओ। सभी लोग बड़े चाव से दावत खाते हैं। तभी एक गांव वाला शंकर के पास आकर उससे बोलता है, और शंकर बेटा, दावत तो बहुत बढ़िया थी तुम्हारी। कोई लॉटरी लगी है क्या जो इतने पैसे घर में आने लगे? अरे चाचा, कोई लॉटरी वॉटरी नहीं लगी है, बस धंधे में अच्छा मुनाफा हो रहा है और कोई बात नहीं है। तभी पीछे खड़ा गांव का कैलाश कहता है, ये शंकर का बच्चा जरूर कुछ छुपा रहा है। आखिर मैं भी तो एक व्यापारी हूँ, मुझे तो इतना मुनाफा नहीं होता। इसने ऐसी कौन सी सोने की खदान ढूंढ ली जो मुझे नहीं मिली। जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे इस पर नजर रखनी चाहिए। अगले दिन से कैलाश शंकर के ऊपर नजर रखने लगता है। घर से बाजार तक उस पर नजर रखता है। ऐसे ही एक दिन शंकर बाजार से अपने घर वापस लौट रहा था। घर जाने से पहले शंकर उस परियों के जादुई कुएं के पास जाता है। अरे ये शंकर इस कुएं के पास क्या कर रहा है? शंकर कुएं के पास पहुंचकर आसपास देखता है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा, पर कैलाश दूर से छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। वो देखता है कि शंकर एक खाली झोली लेकर रस्सी के सहारे कुएं में उतरता है। फिर कुछ देर के बाद शंकर सोने से भरी झोली लेकर बाहर निकलता है। ये देखकर कैलाश चौंक जाता है। मुझे तो पहले ही शक था कि इसके हाथ जरूर कुछ खजाना लगा है। अब जब मुझे इसके बारे में पता ही चल चुका है, तो क्यों ना मैं इसका भरपूर फायदा उठाऊं। इसके अंदर से मैं भी सोना निकालूंगा, जिसे देखकर मेरी पत्नी बहुत खुश हो जाएगी और हम भी अमीर बन जाएंगे। अगले दिन कैलाश भी चोरी छुपे उस कुएं के अंदर जाता है। रस्सी की सहायता से कैलाश नीचे उतरता है। तब उसे कुएं के अंदर बस झाड़ियाँ और अंधेरा ही दिखाई देता है। थोड़ा आसपास देखने के बाद कैलाश को एक सुरंग दिखाई देती है। कुएं के अंदर सुरंग? शायद इस सुरंग के पास ही होगा ढेर सारा खजाना। मैं तो आज माला माल होने वाला हूँ। कैलाश लालच में उस सुरंग के अंदर जाता है। वो जैसे ही सुरंग के अंदर पहुंचता है तो उसे ढेर सारा जगमगाता हुआ सोना ही सोना दिखाई देता है। अरे बाप रे, इतना सारा सोना मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। अब मैं जल्दी से सोना अपनी झोली में भर लेता हूँ। कैलाश जल्दी जल्दी बहुत सारा सोना अपनी झोली में भर लेता है और कुएं से बाहर आ जाता है। फिर उस सोने की झोली को अपनी पत्नी को ला कर देता है। इतना सारा सोना देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। अरे इतना सारा सोना आप लाए कहाँ से हैं? इसके बाद कैलाश अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे वाह वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अब हम सोने को बेचकर बहुत अमीर हो जाएंगे। अब कैलाश रोज रात को कुएं में जाता और झोली भरकर सोना घर लाता। एक दिन कैलाश की पत्नी कैलाश से कहती है, सुनिए जी, आप रोज रोज कितना चोरी छुपे थोड़ा थोड़ा सोना लाएंगे। अगर आप एक बार ढेर सारा सोना ले आओगे तो 1 महीने तक कुएं में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए आज रात को आप ढेर सारा सोना लेकर आना।
हाँ हाँ भाग्यवान, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं आज रात को ही ढेर सारा सोना लेकर आऊँगा। कैलाश रात को कुएं में जाता है और अपनी झोली में सोना भरना शुरू कर देता है। तभी अचानक वहाँ एक बहुत ही बड़ा हरा सांप आता है। अरे अचानक इतना बड़ा सांप कहाँ से आ गया? अब मैं जल्दी जल्दी सोना भरकर कुएं से बाहर निकलता हूँ। अब कैलाश जल्दी जल्दी बहुत सारा सोना अपनी झोली में भरने लगता है। तभी वो सांप उसके पास पहुँच जाता है और उसे डस लेता है और वहीं पर कैलाश की मृत्यु हो जाती है। उधर कैलाश की पत्नी रात भर कैलाश का इंतजार करती है। जब सुबह तक उसका पति घर वापस नहीं आता तो वो रोते रोते शंकर के घर पहुंचती है और उसे सारी बात बताती है। फिर शंकर कुएं के अंदर जाता है तो देखता है कि कैलाश मरा पड़ा है। ये खबर जब उसकी पत्नी को वो देता है तो वो बहुत रोती है। तब शंकर कहता है, भाभी जी, अगर आप हमसे कह देती कि आपको धन की जरूरत है तो हम दिल खोलकर आपकी मदद कर दे, लेकिन आपने चोरी और लालच का रास्ता चुना, जिसका फल अब आपको भुगतना पड़ रहा है। उसकी पत्नी को अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। तेजस्वी की बात सुनकर प्रतिभा जोर जोर से हंसने लगती है। प्रतिभा को हंसता देखकर तेजस्वी सोच में पड़ जाती है और वो पूछती है, अरे प्रतिभा, तू इतना हंस क्यों रही है? मैंने तो कोई जोक नहीं सुनाया है तुझे। तेरी बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही है। पागल, तू एक कुएं से डर गई। इतना बड़ा कुआं तेरे पास आएगा और तुझे रोकेगा? वो तो बस तुझे डराने के लिए कुएं ने ऐसा बोल दिया होगा, वरना तू ही सोच, कुआं वहाँ बैठे तुझे सजा कैसे दे सकता है। अबे यार, हाँ प्रतिभा, तू तो बहुत समझदार है। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि कुआं इतनी दूर से मेरे पास कैसे आएगा और मुझे सजा देगा। हाँ तेजस्वी, अब तो तुझे समझ आ गया है। अब तुझे उस चांदनी को अच्छे से सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि परियों की दुनिया के जादुई कुएं ने जितना भी बुरा व्यवहार तेरे साथ किया है वो सिर्फ उसी चांदनी की वजह से किया है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो प्रतिभा, मैं समझ गई। अब देखती हूँ कि कैसे वो चांदनी की बच्ची कंपटीशन में खूबसूरत सा लहंगा पहनकर जाती है। ऐसी हालत करूँगी उसके लहंगे की कि वो देखती रह जाएगी। हाँ तेजस्वी, चल मैं भी तेरी मदद करूँगी। इधर कंपटीशन में भाग लेने के लिए सभी कंटेस्टेंट्स आ चुके थे और एक एक करके सभी स्टेज पर जा रहे थे और सभी अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। लेकिन तेजस्वी और उसकी फ्रेंड प्रतिभा चांदनी से बदला लेने की साजिश रच रहे थे। तेजस्वी, देख तो जरा चांदनी कौन से कमरे में है। हमें उसकी परफॉर्मेंस से पहले उसके लहंगे को खराब करना पड़ेगा। प्रतिभा, तो यही बाहर खड़ी है, मैं अभी देख कर आती हूँ। तेजस्वी जब अंदर जाती है तो देखती है कि सभी दरवाजे के आगे कंटेस्टेंट्स के नाम लिखे हुए थे। उनमें से एक दरवाजे पर चांदनी का भी नाम लिखा था। अच्छा, तो चांदनी बंदरिया इसी कमरे में है। चलो चलकर अपना काम करती हूँ। फिर तेजस्वी दरवाजा खटखटाती है और चांदनी दरवाजा खोलकर बाहर आती है। बोलो तेजस्वी, क्या बात है? अंदर आ जाओ, बैठकर बात करते हैं। तेजस्वी अंदर आती है और सीधे रोना शुरू कर देती है। अरे तेजस्वी, तुझे क्या हो गया? तू रो क्यों रही है? चांदनी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया था। मुझे तेरे लहंगे को कुएं में नहीं फेंकना चाहिए था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। कोई बात नहीं तेजस्वी, मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब तुम भी जाओ और जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हारा भी नंबर आता ही होगा। नहीं चांदनी, मेरा नंबर तो तेरे नंबर से बस पहले ही है, तो अभी समय है। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है, इस बात का मुझे अफसोस है। इतना कहकर तेजस्वी बहुत जोर जोर से रोने लगती है और रोते रोते बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अरे तेजस्वी, क्या हुआ तुम्हें? रुको, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। कमरे में पानी नहीं था। चांदनी बाहर पानी लेने के लिए भागती है। तभी तेजस्वी उठती है और चांदनी के लहंगे को ढूंढने लगती है। लहंगा ढूंढकर वो तुरंत कैंची से उसको टुकड़े टुकड़े में काट देती है और वापस बेहोश होने का नाटक करने लगती है। चांदनी पानी लेकर आती है और उसके मुंह पर मारकर उठाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चांदनी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ।
तेजस्वी तुरंत प्रतिभा के पास आती है और कहती है, सुन प्रतिभा, तुझे पता है हमारा काम हो गया, मैंने उसके लहंगे को पूरा बर्बाद कर दिया। फिर तेजस्वी अपना सुंदर लहंगा पहनकर स्टेज पर जाती है और अच्छी परफॉर्मेंस देती है। सभी लोग उसकी परफॉर्मेंस से खुश होते हैं और सभी तालियां बजाते हैं, जिससे तेजस्वी बहुत खुश होती है। अब चांदनी को स्टेज पर पुकारा जाता है। चांदनी का नाम पुकारते ही चांदनी स्टेज पर अपने खूबसूरत से लहंगे में आ जाती है और ये देखकर तेजस्वी को विश्वास ही नहीं होता कि उसका लहंगा तो बिल्कुल सही है, लेकिन कैसे? तेजस्वी ये सोच ही रही थी कि तभी चांदनी के लिए तालियां बजती है और उसे कंपटीशन का विनर बनाया जाता है। ये देखकर तेजस्वी आग बबूला हो जाती है और गुस्से में बाहर निकलती है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है और वो तेजस्वी से कहती है, सुनो बेटी, यहीं पास में मेरे सोने के 2 कड़े गिर गए हैं, क्या तुम मुझे ढूंढ कर दे दोगी? अगर तुमने उसे ढूंढ लिया तो वो मैं तुम्हें दे दूंगी। इतना सुनते ही तेजस्वी लालच में आ जाती है और तैयार हो जाती है। हाँ दादी, जरूर, चलिए। तेजस्वी उस बूढ़ी औरत के साथ एक सुनसान से इलाके में आ जाती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत तेजस्वी को जबरदस्ती एक पेड़ से बांध देती है। अरे ये क्या कर रही हो आप? मुझे क्यों बांधा हुआ है? तुम्हें मैंने क्या कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं वही परियों की दुनिया का जादुई कुआं हूँ। तुम्हें क्या लगा था मैं बाहर नहीं आ सकता और न तो कुछ कर सकता हूँ? मैं इस बूढ़ी औरत के रूप में तुम्हें सबक सिखाने यहाँ आया हूँ। तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अब उसका अंजाम देखो। जादुई कुआं तेजस्वी को उस पेड़ से उल्टा लटका देता है और पानी में लगातार डुबाने लगता है। तुमने क्या सोचा था कि तुम चांदनी के लहंगे को काट दोगी तो वो कंपटीशन में भाग नहीं ले पाएगी? जैसे ही तुम उस लहंगे को टुकड़े टुकड़े में काट कर गई थी, मैंने अपने जादू से उसे वापस पहले की तरह बना दिया था। मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, मैं अब कुछ भी नहीं करूँगी, मुझे छोड़ दो, मैं अपनी सहेली की बातों में आ गई थी। नहीं, अभी तुम्हें और भी सजा मिलेगी। तेजस्वी बहुत डर जाती है और लगातार कुएं से माफी मांगती है, जिससे कुएं को उस पर दया आ जाती है। ठीक है, आज तुम्हें जाने देता हूँ। अगली बार अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो तुम बच नहीं पाओगी। उसके बाद तेजस्वी दौड़ती हुई वहाँ से भाग जाती है और वापस कभी भी चांदनी को परेशान करने के बारे में भी नहीं